Welcome to students. In this video, we will discuss French society during the late 18th century. In the last video, we have discussed the starting of French Revolution, and now we will move to the further topic, French society. अब हम लोग उससे पहले की बात करेंगे 1774 से, तो जिसमें हम लोग ये जानेंगे 1789 से पहले क्या हुआ था कि What happened that triggered the French Revolution? ऐसा क्या हुआ कि जिसने फ्रेंच रिवोल्यूशन को स्टार्ट करा दिया था। तो उससे पहले की हम लोग स्टोरी जानेंगे। 1774 में फ्रांस में एक किंग बना था लुई 16। इट वॉज बिलोंग टू बर्बन फैमिली। बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और जब वो 20 ईयर्स का था तब उसकी मैरिज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ हुई थी जिसका नाम था मैरी एंटोनिटी। और जब वो किंग बना था तब उसके सामने ट्रेजर बिल्कुल एम्प्टी था, ट्रेजर खजाना बिल्कुल खाली था। तो रीज़न क्या था, वो खजाना क्यों खाली हो चुका था? क्योंकि फ्रांस जो था वो एक लंबे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर से गुजर चुका था जिसमें सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ड्रेन कर चुके, सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे और किंग ने अपने कोर्ट और पैलेस को मेंटेन करने में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था जो पैलेस वर्सलीज में बना था उस पर। और लुई 16 ने हेल्प की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की जो कि अंडर कंट्रोल में थी ब्रिटेन के, उसको इंडिपेंडेंट कराया था, उसको आज़ाद कराया था, जिस वजह से उसका बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो गया। तो इस तरह से हम देखें कि जो ट्रेजर था वो पूरी तरह से उसका खाली हो चुका था। और जो रिच लैंडर्स थे उन्होंने भी पैसा जो लोन के रूप में दिया था उस पर उन्होंने 10% का इंटरेस्ट लगा दिया था, जिससे लुई 16 के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने प्राइसेस इंक्रीज करने के अलावा टैक्सेस बढ़ाने का भी एक रास्ता था। अब फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को निपटाने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट के खर्चे पूरे करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ चलाने के लिए बहुत सारा पैसा उसको ज़रूरत था, उसको चाहिए था। तो उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, तो जिससे लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। फ्रेंच सोसाइटी उस समय 3 पार्ट में डिवाइड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में डिवाइड थी फ्रेंच सोसाइटी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी उनको बोलते हैं जो चर्चेज में प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, उन बिशप्स होते हैं, उनको हम लोग क्लर्जी बोलते हैं। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे। नोबल्स जो किंग के ऑफिशियल्स होते थे, किंग के बेहद करीब होते थे, उनको हम नोबल्स बोलते हैं, नोबिलिटी बोलते थे, वो सेकंड स्टेट में आते थे। थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, इतने सारे लोग उस थर्ड स्टेट में आते थे। और जो टैक्स दिया जाता था, टैक्स पेड करना होता था, केवल थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स को पे करते थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। इन द फ्रेंच सोसाइटी पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पीजेंट मीन्स फार्मर्स और लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स को कह सकते हैं। वो 90% थे टोटल पॉपुलेशन की। About 60% of the land was owned by nobles, church and other richer members of the third state. 60% ज़मीन थी वो नोबल्स के पास, चर्चेस के पास और दूसरे रिच मेंबर्स
थर्ड स्टेट के थे उनके पास हुआ करती थी। क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। क्लर्जी और नोबिलिटी उनको बर्थ से ही, जन्म से ही बहुत सारे बेनिफिट्स हुआ करते थे, जैसे कि उन्हें टैक्स नहीं देना होता था, उनके पास ज़मीनें बहुत होती थी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती थी। पीजेंट्स का काम होता था सर्विस देना, लोगों के घरों में काम करना, फील्ड्स में काम करना, खेतों में काम करना और आर्मी में सर्विस देना और रोड कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करना। और चर्चेस भी अपना टैक्स लिया करते थे जिसको टाइथ्स बोलते थे। ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। सारे मेंबर्स को, जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते सभी को टैक्स देना होता था। ये डायरेक्ट टैक्स भी होता था जिसको टैले बोलते थे, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो कि एवरीडे कंजप्शन आर्टिकल्स पर देना होता था, जैसे सॉल्ट है, टोबैको है। तो इस तरह से जितना भी फाइनेंशियल बर्डन था वो पूरा थर्ड स्टेट के ऊपर ही डाला गया था। एंड द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन से लेकर 1789 तक 28 मिलियन तक हो चुकी थी। इस वजह से क्या हुआ, टैक्सेस तो बढ़े ही, साथ में फूड ग्रेन्स की सप्लाई पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो प्रोडक्शन हो रहा था फूड ग्रेन्स का, वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से जो ब्रेड के प्राइस थे वो भी बढ़ चुके थे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ब्रेड स्टेपल डाइट थी, ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे। बहुत सारे वर्कर्स थे, उनकी वेजेस, मजदूरी फिक्स थी, और वो मजदूरी जो उनको मिलती थी वो जिस प्राइस बढ़े हुए थे, प्राइस ज़्यादा थे, उसके लिए इनफ नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। और रिच एंड पुअर के बीच में गैप धीरे धीरे बढ़ता गया। साथ ही ड्रॉट कंडीशंस हुई, हेल स्टोन्स की वजह से क्या हुआ कि फसल जो थी वो भी खराब हो चुकी थी। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसकी वजह से लोगों के सामने सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। वी कैन डिफाइन सब्सिस्टेंस क्राइसिस एज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। यानी लोगों के सामने ऐसी समस्याएं आ जाएं, पैसा कमाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, उस कंडीशन को हम कह सकते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। नाउ इन द 18th सेंचुरी, मिडिल क्लास के लोग, जिनके पास रिच मेंबर्स हुआ करते थे, अपना बिजनेस करते थे, ओवरसीज ट्रेड करते थे, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे, वूल एंड सिल्क टेक्सटाइल का बिजनेस किया करते थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे और रिच सोसाइटी के भी थे। इन्होंने अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट की कि कोई भी बर्थ बेस्ड पर कोई भी प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, यानी जन्म के आधार पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, और उसको सोशल पोजीशन, सोशल कंडीशन के आधार पर सारे प्रिविलेज मिलने चाहिए। और कई फिलोसफर्स ने, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, इन्होंने भी अपने आइडियाज़ दिए थे कि ऑब्सोल्यूट मोनार्च की जगह पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए और एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसकी पावर्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड हों।
क्योंकि सारी पावर्स सिर्फ मोनार्क के पास हुआ करती थी। वही कानून बनाता था, वही फॉलो कराता था और वही फॉलो ना करने पे सज़ा भी देता था। तो इस गवर्नमेंट के मॉडल को 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इस मॉडल को यूएसए में लागू कर दिया गया था। और ये फिलोसफर्स के आइडियाज़ डिस्कस होने लगे थे सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, और बुक्स न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होने लगे। लोग इसको पढ़ते थे और जो लोग रीड नहीं कर सकते थे, रीडिंग राइटिंग जिनको नहीं आती थी, वो उसे सुना करते थे। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. अब लोगों को ये पता चला कि लुईस 16 प्लान कर रहा है और ज़्यादा टैक्सेस को बढ़ाने का, तो इस तरह से लोगों में बहुत ज़्यादा एंगर बढ़ने लगा था और लोगों ने उसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था।